हेलो बच्चों, आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो नया चैप्टर है विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सेल जो होते हैं वो एक प्रकार के यंत्र होते हैं, एक प्रकार के डिवाइस होते हैं जो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को बदलेंगे किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, राइट। या फिर रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेंगे, वो विद्युत ऊर्जा में, राइट। ये बात आपको याद रखनी होगी। ठीक, अब आपको लग रहा है कि क्या सेल दोनों काम कर सकता है, तो याद रखिए सेल दोनों काम कर सकते हैं। वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में भी बदल सकते हैं और का मतलब अथवा, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो अपने कार्य के आधार पर आपके सेल जो हैं वो दो प्रकार के हो गए। अगर आपका सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, राइट। लेकिन अगर आपका सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ये तो पहला वाला हो गया। अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो उसे कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल, राइट। पूरे चैप्टर में आपका आधा चैप्टर इस सेल के इर्द गिर्द घूमेगा और आधे चैप्टर में हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपघटनी सेल। पहले डिटेल इसकी पढ़ लें, तो जब वैद्युत रासायनिक सेल आएगा तब उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक सेल आप छोड़ दीजिए, बस तब तक के लिए इतना याद रखिए कि ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक, तो फिलहाल हम पहला वाला सेल पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल। आपको याद दिला देती हूँ, इस विद्युत अपघटनी सेल का आपकी डेली लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं होता, आपके घरों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसका इस्तेमाल जनरली लैब में होता है, और लैब में किसी एक केमिकल को प्रोवाइड करके उससे नए नए रसायन बनाने का काम जो होता है वो विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा किया जाता है। तो आज मैं इस सेल के क्रियाविधि और इसका संरचना, इसका सब कुछ बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिए गए पदार्थ से दो नए रसायन पैदा किए जा सकते हैं या दो से ज्यादा नए रसायन पैदा किए जा सकते हैं विद्युत अपघटनी सेल में, राइट। तो विद्युत अपघटनी सेल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसकी संरचना पता होनी चाहिए, और उसका कार्य मैं आपको बता चुकी हूँ कि विद्युत अपघटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं और वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी संरचना देखिए। संरचना में आपको ये बात याद रखनी होगी कि इसमें एक कंटेनर होता है, माने कि एक बर्तन होता है, और उस बर्तन में जो होंगे वो दो इलेक्ट्रोड होंगे, राइट। और दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने बैटरी से जोड़ रखा है, और आप जानते हैं इस बैटरी से हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसी बैटरी से हम क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब इस बैटरी से विद्युत धारा अंदर प्रवाहित होगी तो यहाँ क्या भरा होता है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य भरा होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसा रासायनिक पदार्थ जो विद्युत ऊर्जा पाकर जो है वो अपने अवयवों में टूट जाएगा और आपको नए पदार्थ प्रोवाइड करेगा, यानी कि देगा, राइट। तो आपको ये बात याद हो गई कि इसमें एक कंटेनर होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और इसमें एक बैटरी लगी होती है, और नीचे क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। बिल्कुल क्लियर, चार चीजें हो गई, कंटेनर, दो इलेक्ट्रोड, ऊपर बैटरी और नीचे विद्युत अपघट्य, राइट। ये बात तो आपको याद ही रखनी है कि किसी भी सेल के अंदर कम से कम दो इलेक्ट्रोड तो होते ही हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। ठीक है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बहुत ईजी ट्रिक बताने वाली हूँ। इस ट्रिक को आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी जो आप विद्युत अपघटनी सेल पढ़ते हैं। इस वक्त आप विद्युत अपघटनी सेल पढ़ रहे हैं, उसका नाम विद्युत अपघट्य के आधार पर है। तो आप देखिए इस विद्युत अपघटनी सेल के अंदर आपको जो ट्रिक इस्तेमाल करनी है वो है लूप, LOAP। LOAP में L का मतलब होता है लेफ्ट, इंग्लिश में ये आपकी है ट्रिक। लेफ्ट का मतलब आपका ये हो गया वाला साइड, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण, और A का मतलब हो गया एनोड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है, और जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड। तो देखिए इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि किधर एनोड है किधर कैथोड है, एनोड पे क्या हो रहा है कैथोड पे क्या हो रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वर्ड याद कर लीजिए लूप, और P से होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है धन आवेश। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है, ठीक है।
और जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो एनोड होता है, और एनोड पर चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल इधर आ जाइए। अगर ये लेफ्ट था तो ऑब्वियस है कि इधर आपके पास राइट है। इधर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन का मतलब इधर अपचयन होगा। तो आप इधर देखते जाइए, इधर ऑक्सीकरण होगा तो इधर अपचयन होगा। अब आप देखिए ए से एनोड था और RrCN होती है इसकी फुल फॉर्म। ये लोप हो गया, ये RrCN। आप नहीं लर्न करना चाहते हैं तो ऐसा लर्न कर लीजिए कि ये लेफ्ट में है तो इधर राइट होगा, इधर ऑक्सीडेशन है तो इधर रिडक्शन होगा, इधर एनोड है तो इधर कैथोड होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इधर ऑक्सीकरण है तो इधर अपचयन है, इधर एनोड है तो इधर क्या है? कैथोड है, राइट। और इधर प्लस है तो इधर क्या है? माइनस है। ठीक, अब आपको सेल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि विद्युत अपघटनीय सेल जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तो विद्युत ऊर्जा को चूंकि रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है तो आपको एक विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी लगानी पड़ेगी और रसायन एक लेना पड़ेगा ताकि वो रासायनिक ऊर्जा में बदल सके। तो यहाँ जो रसायन लेना है वो विद्युत अपघट्य लेना है। 2 इलेक्ट्रोड तो होते ही होते हैं, एनोड कैथोड, और वो दोनों जिसके अंदर होंगे वो एक कंटेनर होगा। तो राइट, आपको संरचना भी पता चल गई। कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड और एक बैटरी और एक विद्युत अपघट्य, राइट। तो अब आपको वर्ड हमने शॉर्टकट ट्रिक से बता दिया कि इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो लोप होता है। लोप का मतलब इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, इधर ऑक्सीकरण है तो इधर अपचयन होगा, इधर एनोड है तो उधर कैथोड होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। आपको ये बात याद रखनी है। हम जब जब विद्युत अपघटन कराएंगे किसी भी पदार्थ का तो आपको ये लोप वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब विद्युत अपघट्य जो आपको दिया गया है उसका विद्युत अपघटन इस सेल के अंदर कैसे होगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं। तो याद रखिए, दुनिया में इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। जब भी हम कोई विद्युत अपघटनीय सेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होंगे? 2। एक होते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड। अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब अक्रिय, माने कि क्रिया न करने वाले, राइट। तो यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, केवल और केवल विद्युत अपघट्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। इलेक्ट्रोडों को कोई मतलब नहीं होगा अगर वो अक्रिय हैं। तो अक्रिय इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मैंने आपको क्या बताया? क्रियाशील होंगे या अक्रियाशील होंगे? तो याद रखिए वो अक्रियाशील होते हैं। तो अक्रियाशील जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं उनके नाम आप याद कर लीजिए। प्लैटिनम, आप जानते हैं प्लैटिनम की ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके नेकलेस वगैरह या रिंग वगैरह बनाई जाती है प्लैटिनम की भी बनती है, क्योंकि प्लैटिनम कम क्रियाशील है। प्लैटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आप जानते हैं ये सब दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो किस में आएंगे? आपके अक्रिय में आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं क्रियाशील की बात करूं तो कॉपर जो है वो क्रियाशील होगा, सिल्वर जो होगा वो क्रियाशील होगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखिए जिंक होगा, वो भी कैसा होगा? क्रियाशील होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्रियाशील इलेक्ट्रोड जो होंगे वो विद्युत अपघट्य के साथ साथ अभिक्रिया में भी भाग लेंगे, लेकिन जो अक्रियाशील होंगे वो उसमें केवल विद्युत अपघट्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, इलेक्ट्रोड भाग नहीं लेंगे, राइट। हम आपको विद्युत अपघटन दिखाने जा रहे हैं, लेकिन विद्युत अपघटन से पहले अभी हम जितनी भी क्रियाएं कराने वाले हैं उनमें हमने अक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिया। अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि अब वो रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ विद्युत अपघट्य की बात करनी है, राइट। आपको इलेक्ट्रोड से कोई लेना देना नहीं। तो आइए चलते हैं, एक एक करके विद्युत अपघट्य सीखते हैं, विद्युत अपघटन की क्रिया सीखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे कैसे विद्युत अपघट्य से नए पदार्थ बनेंगे, राइट। सबसे पहले मैं आपको जो विद्युत अपघटन करवाने जा रही हूँ जिस पदार्थ का, वो है आपका गलित NaCl। क्या लेने जा रही हूँ मैं? गलित NaCl। ठीक है, गलित NaCl का मतलब क्या होता है? गलित का मतलब ये होता है कि जो गला हुआ है, माने कि उसके अंदर पानी नहीं पड़ा है। 2 तरीके का NaCl होता है, एक गलित होता है और एक जलीय होता है। जलीय वाले में पानी होगा लेकिन गलित वाले के अंदर पानी नहीं होगा, केवल और केवल NaCl होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप इस गलित NaCl को तोड़ते हैं तो आप देखिए कैसे टूटेगा ये गलित NaCl। ये तो हमेशा आपको मालूम है किसी भी यौगिक का पहला पार्ट जो होता है वो धनात्मक होता है, राइट, पॉजिटिव होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो ऋणात्मक होता है, राइट। टूटने के बाद आप देखिए शब्द कौन सा लगने वाला है, यहाँ पर लोप शब्द लगने वाला है। ठीक है, इस लोप में L का मतलब होता है, आप बता चुकी हूँ मैं आपको, लेफ्ट। O का मतलब ऑक्सीडेशन,
और ए का मतलब एनोड और पी का मतलब पॉजिटिव। याद रखिएगा, केवल इंग्लिश में ही ये ट्रिक है लोग, ठीक है। अगर आप याद रखेंगे तो आपका कंफ्यूजन यहाँ पर कहीं भी क्रिएट नहीं होगा कि लेफ्ट में क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, कैसा चार्ज होगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप एक बार सीख लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाला आयन इसकी तरफ दौड़ता हुआ आ जाएगा। राइट, आ गया। और जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज था उधर नेगेटिव वाला आयन आ रहा है, उस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को मैंने एनोड बोला। और अब एनोड पे प्रोसेस होने वाली है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन चैप्टर आपने 11th क्लास में पढ़ा था। ऑक्सीकरण का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो याद रखिए, जहां भी ये वाली प्रोसेस होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन जो होगा बाहर निकल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं क्लोरीन पर -1 चार्ज है, और इस -1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से कहीं से लिया है, ठीक है। तो चूंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से लिया है तो अब बारी है ऑक्सीकरण की, यानी कि अब इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो इसके ऊपर आप जानते हैं ये चार्ज हट जाएगा। आप जानते हैं कि अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो उस पर ऋणावेश आएगा, और जब देता है तो उस पर धनावेश आता है। तो जैसे ही जब देगा धनावेश आएगा तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। या आप यूं कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन लेने पर लिया हुआ जो ऋणावेश था वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद खत्म हो गया, तो आपको क्या मिल गए, Cl। लेकिन ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यहाँ आपको एक Cl मिलेगी। आपने अपने कंटेनर के अंदर NaCl गलित मात्रा में लिया है, और जो भी आपने अमाउंट लिया उसके अंदर न जाने कितने Cl माइनस होंगे। वो लगातार इस पॉजिटिव की तरफ आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और Cl बनता रहेगा, ठीक है। तो ये जो Cl बन रहा है दुनिया में, ये वाला Cl इस अवस्था में नहीं होता। आपने देखा होगा दुनिया में Cl जो है वो इस अवस्था में होता है, इस अवस्था में, राइट। तो यानी कि ये पहला जो Cl बनेगा ये दूसरे Cl का इंतजार करेगा, और जैसे ही दूसरा Cl आएगा तो Cl और Cl मिलकर Cl2 बना लेंगे। जो ऊपर अभिक्रिया में आपका पदार्थ बना है उसका बनना प्राथमिक प्रभाव कहलाएगा। ये आपका प्राथमिक प्रभाव था, और ये आपका जो है जब आपको ऐसा उत्पाद मिला जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो उसे हम द्वितीयक प्रभाव बोलेंगे। अब आप कहेंगे मैडम ऊपर तो एक क्लोरीन है, आपने 2 कैसे इस्तेमाल करी? तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, आप इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 Cl माइनस हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 Cl हो गए, आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। और अब आपको ऊपर भी 2 चाहिए होंगे, इसलिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट। तो आप देखिए आपको इस सेल के अंदर, जब आप विद्युत अपघटनी सेल के अंदर गलित NaCl लेते हैं तो आप देखिए आपको एनोड पर फ्रेश क्लोरीन गैस प्राप्त हो रही है। तो देखिए नमक के द्वारा आप क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास विद्युत अपघटनी सेल है, राइट। और आप देखिए इधर लेफ्ट था तो आपको मालूम है दूसरी तरफ राइट होगा। इधर ऑक्सीडेशन है तो वहां रिडक्शन होगा, इधर एनोड है तो वहां कैथोड होगा, इधर पॉजिटिव है तो वहां पर क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, राइट। तो जब नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ पॉजिटिव आएगा दौड़कर, और आपके पास इस वक्त जो है वो 2 पॉजिटिव है, 2 सोडियम आयन, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ याद रखनी है कि एनोड पर हुई क्रिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज हुए होंगे या निकले होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ग्रहण कर लिए गए होंगे। तो आप देखिए 2 पॉजिटिव हैं, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा सोडियम, चूंकि एक सोडियम एक ग्रहण करता है तो 2 1 जा 2 पॉजिटिव है हमारे पास, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सोडियम न्यूट्रल बना लेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाली जो इक्वेशन दी है उसको कॉपी कर लें, आप नीचे भी लिख दें Na + Na बराबर Na2, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ सोडियम इसी अवस्था में रहता है, वो डाइमर कभी नहीं बनाता, वो Na2 की फॉर्म में नहीं रहता। तो यहाँ आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, चूंकि यहाँ एक ही बार में प्रोडक्ट बन गया तो आपको प्राथमिक द्वितीयक लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए इस सेल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको नमक दिया था, नमक, ठीक है। और उस नमक से आप जब चाहें प्योर सोडियम, प्योर क्लोरीन बना सकते हैं लैब के अंदर, ठीक है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि विद्युत अपघटनी सेल के अंदर मैंने आपसे कहा था कि किसी एक दिए हुए पदार्थ से आप नए रासायनिक पदार्थ बना सकते हैं। आइए चलते हैं जो गलित NaCl है इसकी जगह पर अब हम PbBr2 लेते हैं गलित, ठीक है। देखिए अब PbBr2 ये लेड ब्रोमाइड है, Pb सूत्र होता है लेड का और Br2 आपकी ब्रोमीन है। अब आपको तोड़ना आता होगा, जब आप इसे तोड़ेंगे तो देखिए ये वाला चार्ज इसके ऊपर जाता है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो आप 1 मानेंगे, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर जाएगा,
चूंकि हम जानते हैं आगे वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, तो पीबी पर ये जब 2 जाएंगे तो उसके ऊपर +2 आवेश आ जाएगा, और बीआर पर यहाँ से जो 1 आपने कंसिडर किया वो पीछे जाएगा, तो बीआर पे माइनस आ जाएगा। परंतु आपको फिर एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई कंपाउंड टूटता है तो धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या के बराबर होती है, राइट। तो यहाँ देखिए पीबी हमारा एक ही है, लेकिन ब्रोमीन हमारे 2 है, इसलिए 2 से गुणा हो जाएगी। और अब देखिए आप पीबी पर डबल प्लस है, राइट, तो बीआर पर भी डबल माइनस है। तो जब भी किसी कंपाउंड को तोड़ेंगे धनावेश की मात्रा ऋणावेश की मात्रा के बराबर होनी चाहिए, तभी आपकी समीकरण जो है वो बैलेंस मानी जाएगी, अदरवाइज वो बैलेंस्ड नहीं होगी। और एक बार फिर आज हम देखना चाहेंगे कि PbBr2 को जब आप ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद आपको कौन कौन से पदार्थ मिलेंगे। तो देखिए सिर्फ ये वाला हिस्सा हटा दीजिए, शब्द वही लगेगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड पॉजिटिव माने कि लो, और यहाँ पर भी वही राइट रिडक्शन कैथोड नेगेटिव। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो जब पॉजिटिव था तो नेगेटिव दौड़ कर आएगा, और नेगेटिव आपके पास Br है, राइट। एक Br नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन निकालकर Br बनाता है, जैसे पिछले समीकरण में क्लोरीन ने किया था, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही फैमिली के सदस्य हैं। क्योंकि आपके पास 2 हैं तो आप 2 से गुणा कर लीजिए, राइट। तो आप देखिए दुनिया में ब्रोमीन भी इस अवस्था में नहीं रहती, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों ब्रोमीन है आपकी, इनको पास पास लाकर Br2 बनाना होगा। तो एक बार फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये आपका प्राथमिक प्रभाव हो गया, और ये जो है वो आपका द्वितीयक प्रभाव हो गया। समझ आया या नहीं आया। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपने गला हुआ PbBr2 लिया है, उस गले हुए PbBr2 की वजह से आपको क्या मिल रही है, ब्रोमीन गैस मिल रही है, ठीक। और अब देखिए यहाँ पर ऋणावेश है, तो ऋणावेश पे धनावेश आएगा, तो ये रहा आपका धनावेश माने कि Pb डबल प्लस, और ये देखिए आ गया इस पर। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो हम वो वाले इलेक्ट्रॉन 2 प्लस कर देंगे, यहाँ पर इसको दे देंगे। जैसे इसको देंगे आपको Pb प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए चूंकि लेड जो होता है Pb वो इसी अवस्था में पाया जाता है, इसलिए ना हम कोई यहाँ प्राथमिक प्रभाव लिखेंगे, ना ही हम द्वितीयक प्रभाव लिखेंगे, राइट। तो आप देखिए कैसे आपको गले हुए NaCl से क्या मिल गया, आपको एक तो प्योर ब्रोमीन मिल गई और एक आपको प्योर लेड मिल गया, ठीक है। ये तो था आपका जब हमने NaCl और PbBr2 गलित लिया। लेकिन आइए हम NaCl की एक बार फिर विद्युत अपघटन कराते हैं और देखते हैं, इस बार हम जलीय लेने वाले हैं, तो मिलने वाले पदार्थों में क्या अंतर होगा, ठीक है। तीसरा जो जितने भी मैं आपको विद्युत अपघटन करवा रही हूँ यौगिकों के, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में आता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर NaCl ले लेंगे, और इस बार गलित नहीं लेंगे, इस बार कैसा लेंगे, जलीय। फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर आपने गलित लिया होता तो वो सिर्फ आपको Na+ और Cl- देता, और आप प्लस वाले पर Cl- ले जाते और माइनस वाले पे Na+ ले जाते और आपका काम हो जाता। लेकिन इस बार क्या है कि आपको जलीय दिया गया है, और जलीय का मतलब बेटा ये होता है कि आपका NaCl तो टूटेगा ही टूटेगा, किसमें, Na+ में और Cl- में, और जलीय का मतलब जल भी है, और जल भी टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो आप देखिए अब आपके पास 2 ऋणावेशित आयन हैं और 2 धनावेशित आयन हैं। अब कंपटीशन होगा, कंपटीशन का मतलब कौन यहाँ आएगा। आप देखिए यहाँ प्लस चार्ज है। तो अब आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं या ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो, यानी लागत कम लगे, और आउटपुट ज्यादा मिले, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा हो, राइट। आप अपने आप को देख लीजिए या किसी भी बंदे को देख लीजिए, हर बंदा कोई भी काम जब करता है तो उसका टारगेट यही होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। ओवरऑल वी कैन से कि एनर्जी कम लगनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप देख लीजिए, आप भी जब पढ़ाई करते हैं तो आपको लगता है कि बिना पढ़ाई करे हम पास हो जाएं, ठीक है, या कम पढ़ाई करके, अगर मान लीजिए मैडम इंपॉर्टेंट बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये हुआ आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, कम पढ़ाई करके आप पास हो जाना चाहते हैं। तो हर बंदा चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को सेव कर ले। तो याद रखिए ये आयंस भी यही चाहते हैं, हम भी पॉजिटिव पर उसी नेगेटिव को बुलाएंगे जो नेगेटिव आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि यहाँ हम विद्युत धारा पास कर रहे हैं, हमारी जो एनर्जी या विद्युत ऊर्जा जो खर्च हो रही है, हम नहीं चाहते कि विद्युत ऊर्जा ज्यादा खर्च हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से देखिए, Cl और O में आप बहुत अच्छे से 11th क्लास में ट्रिक पढ़ चुके हैं, फोंकल ब्रिज। मैं आपको ये सिर्फ जुगाड़ बता रही हूँ, फोन कल BRISCH,
फोंकल ब्रिज में आपने पढ़ा है सबसे चालू फ्लोरीन होती है और सबसे शरीफ जो होता है वो कौन होता है? हाइड्रोजन। आप इस ट्रिक के अंदर देखिए O और Cl में O यहाँ है और Cl आपका देखिए यहाँ है। तो आप मुझे बताइए कि ज्यादा चालाक कौन? ज्यादा चालाक जो है वो आपका